दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों एग्ज़ाम्स अच्छे चल रहे होंगे आप लोग के, आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। और पिछले कुछ दो वीडियोस मैंने शेयर किए थे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आखिरी एग्ज़ाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन जो विषय है हमारा, इसके संदर्भ में मैंने सेक्शन ए से सॉल्व क्वेश्चन किए थे। जो प्रोबेबल जो संभावित प्रश्न मुझे लगे वो मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी आपको प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं तैयार करने के लिए आपको कह रहा हूँ आप बिल्कुल उसको तो ज़रूर ही तैयार कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले 3 पेपर्स में चाइल्डहुड है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग या फिर आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया हो, तीनों विषयों में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो आपको देखने को मिले होंगे। कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसे ही आ गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े लैंग्वेज चेंज करके भी आए होंगे। थोड़ी मेरी मदद लीजिए और बाकी आपकी खुद की हार्डवर्क होती है, उसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में जितना हो सके अधिक से अधिक स्कोर करने की कोशिश करें। कारण क्या है दोस्तों, आपको पता है कि एक टीचर बनने की प्रक्रिया में आपका ये बीएड का स्कोर भी बहुत महत्व रखता है, और ये जो बीएड का एग्रीगेट परसेंटेज बनता है वो हर एक विषय के मार्क्स को टोटल करके बनता है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप हर एक विषय में अपना बेहतर करें। बिल्कुल इस दृष्टिकोण से या इस नज़रिए से कभी भी परीक्षा को ना दें कि आप आगे चलकर अच्छा कर लेंगे या ये पेपर में जस्ट पास हो जाए या बस बीएड पास कर लें। इस तरह का दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि होगा क्या इससे होगा ये कि आप अपना समय भी व्यर्थ करेंगे। बीएड के पाठ्यक्रम में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आगे चलकर बहुत ही मुश्किल होगी। आपके देख रहे हैं आप, चैलेंजेस इतनी आ रही है, इतने सारे लीगल प्रॉब्लम्स आ रही, तो वो सारी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। आपका पहले दूसरी बार ही प्रयास में जो है आपके सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाए, इसके लिए आपको भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए। तो खैर बात होगी ये आपके एफर्ट्स की। ये छोटी सी मोटिवेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ समझना चाहिए, वास्तविकता के साथ अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अभी मैं फटाफट से आपको सिर्फ क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, और इसके जस्ट बाद में मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी कर लेता हूं। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं सेक्शन बी में। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आप पहले इन क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर आप इतने क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से अपनी परीक्षा में 70 से ज़्यादा अंक ला लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, यही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न भी आप कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो चुनिंदा प्रश्न है जिनको कि अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप इससे संबंधित और भी जो प्रश्न है उनको भी आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, लिस्ट इट डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। देखिए इसमें पूछ रहा है कि चर से आप क्या समझते हैं और चर के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। देखिए मैं छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ आपको बताता भी चल रहा हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है कोई एक ऐसी राशि, कोई ऐसी वैल्यू जो कि अपना मान जो है समय के साथ, परिस्थिति के साथ में बदलती रहती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने गणित में पढ़ा हुआ है कि जो भी राशि पता नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं एक्स। तो x की वैल्यू मान के चलिए किसी क्वेश्चन में आप देखते हैं 5 होती है, किसी क्वेश्चन में आप देखते हैं वो 10 होता है। x की वैल्यू आप किसी में 0.05 होता है। इसी तरह से कोई ऐसी वैल्यू या कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई विषय जो अपना मान समय के साथ में बदलता रहता है, जैसे कि तापमान। तापमान क्या है, आप देखते हैं तापमान अपना मान बदलता रहता है। दिन में आपका तापमान कम होता है, दोपहर को बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर धीरे धीरे तापमान जो है कम होने लगता है। तो तापमान क्या है, एक चर राशि है। तो इस तरह की जो राशियां होती हैं जो कि अपना मान समय, स्थान और मानक के अनुसार यानी कि स्टैंडर्ड के अनुसार चेंज करते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। देखिए ये डेफिनेशन मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको बेहतर डेफिनेशन किताब में मिल जाएगी, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बताने की। ये सारे क्वेश्चन चैनल पे भी अवेलेबल हैं, बट आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या आपको होती है। इसके अगर टाइप्स की बात करें चर और अचर राशि की, माफ़ करिएगा चरों की यानी वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल और दूसरा होता है डिस्क्रीट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग सतत चर और असतत चर। सतत चर का मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान सदैव बदलता रहता है, एक
उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप माप सकते हैं, जैसे कि तापमान, जैसे कि लंबाई, जैसे कि ऊंचाई, जैसे कि आपका ध्वनि की गति। लेकिन असतत राशि जिसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, उसकी मात्रा को आप गिन सकते हैं, जैसे कि एक कक्ष में यानी कि क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे, वो डिस्क्रीट। सीढ़ियों की संख्या कितनी है, या एक गायों के झुंड में कितनी गायें हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको कि आप गिन सकते हैं, वो होती हैं आपकी। और इसमें भी ध्यान रखना एक रेंज के बीच में। अब रेंज क्या है, जैसे क्लासरूम की बात करते हैं या बॉक्स की बात करते हैं या डब्बे की बात करते हैं, उसका एक साइज है। तो इस साइज के अंदर में कितने कांच की गोलियां हैं, कितने लड्डू हैं, या एक क्लास का साइज है और क्लास में कितने बच्चे हैं। तो जहाँ पर एक रेंज होता है उसके बीच में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, ये आपका दिखाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू लेता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस क्लास में बच्चों की लंबाई क्या है, तो आप हर एक बच्चे की लंबाई को माप सकते हैं। लेकिन अगर इसमें यही पूछ लिया जाए कि भाई इस संसार में सबकी लंबाई क्या है, तो ये एक तरह की ऐसी वेरिएबल है जिसको मापना असंभव सा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि उसे मापना थोड़ा असंभव है। इसी तरह तापमान आप एक निश्चित 0 से लेकर 100 के बीच में ही अगर आप मापेंगे तो अनंत प्रकार की वैल्यूज़ वो लेता है। तो इस तरह से आप जो है तापमान को एक सतत चर के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, आप इनको समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आप बढ़ाना चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं। कुछ होते हैं आश्रित चर और दूसरे होते हैं पराश्रित चर, यानी कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा चर है जो उसकी मान किसी दूसरे चर राशि के मान में बदलने या न बदलने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर तापमान है, सो अगर आप देखते हैं सूर्य उदय होगा तो दिन का तापमान आपका बदलता रहता है। तो तापमान क्या है, एक आश्रित राशि जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी या कमी किस पे निर्भर करती है, सूर्य के प्रकाश पर, सूर्य के होने वाले। जिस दिन आपकी बारिश होती है, जिस दिन बादल छाए रहते हैं, उस दिन तापमान कम होता है। इसी तरह से लेकिन अगर आप बोलें किसी बच्चे के बुद्धि के बारे में या किसी बच्चे के शारीरिक क्षमता के बारे में, तो उसका किसी दूसरे बच्चे के बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता का उस बच्चे के दूसरे बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो इस तरह की जो आपके संबंध होते हैं इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रशासन और परीक्षण के स्कोरिंग के बारे में लिखिए। तो मतलब कोई टेस्ट हो रहा है, कोई परीक्षण हो रहा है, तो उसका प्रशासन यानी कि उसको किस तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक असेसमेंट कराया जा रहा है, एक परीक्षण कराई जा रही है किसी उद्देश्य से। जैसे कि आपके बीएड की परीक्षाएं कराई जाए, तो इसका उद्देश्य क्या है कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 विषय आपने पढ़े हैं उसका आपने कितनी गहराई से समझ विकसित किया है, उसको आपने कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं, उसको कितने अच्छी तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। तो ये क्या होता है, आपके टेस्ट। इस टेस्ट को कंडक्ट कराना, जैसे कि आपके टाइम टेबल को बनाना, आपके लिए क्वेश्चन को बनाना, आपके लिए इन्विजिलेटर को असाइन करना, आपके लिए टाइम पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना, कॉपी लाना, कॉपी की चेकिंग करना, कॉपी सही और योग्य लोगों द्वारा चेक हो, फिर उसका रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद आपके परिणामों को आपको बताना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना असेसमेंट की, इसे बोलते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में आप लिखिएगा। मैंने आपको सारांश में एक आइडिया दे दिया कि अगर आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और दूसरा होता है स्कोरिंग ऑफ टेस्ट, यानी कि स्कोरिंग करना, यानी कि जो टेस्ट हुए हैं उसकी स्कोरिंग। तो देखिए मैंने बताया कि एक बार टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि परीक्षण आपका हो गया, परीक्षण का प्रशासन हो गया, यानी कि परीक्षण करा लिया गया, टेस्ट करा लिए गए, तो उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है, टेस्ट के रिजल्ट क्या होते हैं वो बताना है। तो भाई एक परीक्षण के बाद जो बच्चे की प्रदर्शन होते हैं उस परीक्षा में, जो आप जैसे अब एग्ज़ाम देंगे, चारों पेपर के बाद आपका जो भी एग्ज़ाम में प्रदर्शन है, जो भी आपने समझा होगा वो आप प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपने उसमें लिखा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहता है, स्कोर ऑफ ए टेस्ट, यानी कि परीक्षण के अंक या परीक्षण के स्कोर। तो आप एक तरह समझिए किसी परीक्षण के बाद जो आपका आकलन होता है, जो आपका मूल्यांकन आपको दिखाया जाता है नंबर के रूप में, ग्रेड्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं परीक्षण के स्कोर या बोल सकते हैं स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट।
अब इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप ऐसा ना करें कि बोल दें कि बाद में सर आपने ये ऐसा बताया, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा समझते हुए चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार आने वाले क्वेश्चन में से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा, वहाँ पे आपको बता दूंगा। वैसे आपको ध्यान रखना है कि सन 1986 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ये था कि अभी तक इससे पहले जितनी भी शिक्षा संबंधित कमेटियां बनी हैं, कमीशंस बने हैं, या जो भी शैक्षणिक प्रणाली देश में वर्तमान समय में चल रही है, उसकी कमियों को दूर करना और कुछ ऐसे सुझाव देना जो कि शिक्षा में, खासतौर पे भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। कारण क्या था कि शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, शिक्षा को समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाए, शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के हिसाब से आवश्यक बदलाव करने की ज़रूरत थी। तो उसके संदर्भ में क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, कितने समय में किया जाना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताई गई। इसको डिटेल में हम लोग अभी पढ़ते हैं। अभी जस्ट मैं आपको ब्रीफ करता हुआ चल रहा हूँ। अगले प्रश्न को चलते हैं। डिफाइन मीन मीडियन मोड विथ देयर एजुकेशनल यूजेस इन, मतलब यूजेस इन एजुकेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ बताना है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक को पहले परिभाषित करना है, और उसके बाद उनके शिक्षा में क्या उद्देश्य हो सकते हैं या शिक्षा में क्या उपयोग हो सकते हैं उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। देखिए ये जो माध्य है, माध्यिका या बहुलक है, इनका शिक्षा में हम बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। किसी डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में, किसी कक्षा में कोई बच्चे बैठे हैं या क्लास में कोई बच्चे बैठे हैं, उनके प्रदर्शन को रिप्रेजेंट करने के उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। जैसे मीन, जिसे हम लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोलता है कि मान लीजिए 30 नंबर का एक प्रश्न का एक टेस्ट हो रहा है किसी विषय का क्लास में, और आपकी क्लास में कुल 25 बच्चे हैं। तो 25 बच्चे जब उस परीक्षा को देते हैं तो ये बोला जाता है कि अगर इस क्लास का 30 नंबर में अगर एक मीन स्कोर आपका आया है 25, तो ये बोला जाएगा कि इस क्लास का मीन स्कोर है 25। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों के मीन स्कोर से आपको क्या पता चल गया, मीन स्कोर से आपको ये पता चल जाता है। ये सिर्फ क्लास का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब किसी आंकड़े के अगर आप मीन स्कोर निकाल लेते हैं, आप जो है माध्य निकाल लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है, यानी कि मध्यमान या मध्यांक निकाल लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि उस आंकड़े का ज़्यादातर वैल्यू कहाँ पर है, मतलब किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में 25 बच्चे थे और 30 नंबर का टेस्ट में ज़्यादातर बच्चों का यानी कि मीन वैल्यू क्या है उस क्लास का, मान के चलिए 25 है। तो इससे हमें यह समझ में आएगा कि ज़्यादातर बच्चों के अंक जो है 25 नंबर से आसपास में है, या तो कुछ नंबर कम हो सकता है 25 से, जैसे कि 24, 23, 21, 22 ऐसा हो सकता है, या फिर ज़्यादातर बच्चों के 25 के बाद 26, 27, 28 कुछ के 30 भी हो सकते हैं। तो ये बताता है कि लेकिन ज़्यादातर बच्चों के अंक जो हैं 25 के इर्द गिर्द ही हैं। ऐसे बहुत सारे कम बच्चे होंगे जिनके अंक 2, 4, 5 आए होंगे, या ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके कि 30 या 29 आए होंगे। तो मीन, इसी तरह से बहुलक, बहुलक यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मोड, मोड से क्या पता चलता है कि ये आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ। अब जैसे मानो हमने बोला 25 बच्चे हैं आपकी क्लास में जिन्होंने 30 नंबर के परीक्षा दिए, तो मान लीजिए ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी क्लास में जिनको कि समान अंक आएंगे। जैसे कि 8 बच्चे हैं जिनके कि मान लीजिए 22 अंक आए, तो आपको क्या पता चल, बहुलक जब आप निकाल लेंगे उस आंकड़े का, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इतने बच्चे समान अंक लेकर आए हैं। तो बहुलक हमें इस बात का ज्ञान देता है। तो इस तरह से आप मतलब थोड़ा सोच के एग्जाम्पल्स लिखिएगा। मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स टाइप। देखिए पूछ रहा है कि किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कर लें, मुझे लग रहा है ये आ सकता है। वैसे तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनको आप रेडी कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये विषय थोड़ा कठिन है। अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके अभी जस्ट थोड़ी देर में इसके साथ ही पोस्ट कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए। इसके बाद है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, सीखने में सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए
इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस हो, अगर मतलब बोल रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन जो कि सतत रूप से अगर होता है तो उसका सीखने की प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको मैं समझाता हूँ, पहले समझने का कोशिश करिए। आंतरिक मूल्यांकन, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसी क्लास में पढ़ता है, तो आमतौर पर उसके वार्षिक या 6 माही परीक्षाएं होती हैं, जिसे सेमेस्टर एग्जाम या एनुअल एग्जाम बोलते हैं। लेकिन क्लासरूम में पढ़ाई करने के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में जब बच्चों से किसी विषय को पढ़ाने के दौरान जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे उस प्रश्न के जवाब में अगर गलती होने पे शिक्षक उनके जवाब को जब ठीक करता है, या छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब गलत देने पे उनको डांट फटकार लगाता है, या जो भी, इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बच्चा उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए और बेहतर अपना प्रदर्शन करे, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको बेहतर तरीके से समझ के आत्मसात कर पाए उस नॉलेज को। इस उद्देश्य से जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, जब छोटे छोटे प्रश्न करता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देता है, होमवर्क देता है, आप उसको सॉल्व करके लाते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद जब टीचर आपसे प्रश्न करता है तो कहीं ना कहीं वो आपके सीखने की प्रगति को भी जांचता है, और कहीं ना कहीं आप भी अलर्ट रहते हैं कि स्टूडेंट के रूप में कि मुझे भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरह से क्या होता है कि छात्र का भी खुद का अपना मूल्यांकन असेसमेंट हो पाता है, और टीचर को भी ये अवसर मिल पाता है कि वो बच्चों का सतत मूल्यांकन करता रहे, जिससे कि उसमें क्या आवश्यक बदलाव करने, अगर टीचर को लगे कि भाई जो चीज़ें वो पढ़ा रहा है ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने शिक्षण की मेथड को, यानी टीचिंग मेथड्स को चेंज कर देगा, प्रशिक्षण के तरीके को चेंज कर देगा, जिससे कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो पाए और सिर्फ बच्चे रटे नहीं बल्कि चीज़ों को समझ के उसको सीखें। तो सीखने की प्रक्रिया में सतत मूल्यांकन जो होता है, सतत आंतरिक मूल्यांकन बहुत ही प्रभावशाली, क्योंकि शिक्षण के प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि बदल सकता है, बच्चों को आवश्यक फीडबैक दे सकता है, बच्चे की गलतियों को सुधारने का उसके पास अवसर होता है, जो कि मुख्य परीक्षा से पहले अगर गलतियां सुधर जाएं तो बच्चे का प्रदर्शन मुख्य परीक्षा में अच्छा होगा। तो आंतरिक मूल्यांकन चीज़ों को बेहतर तरीके से, सही तरीके से और बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से सीखने में मदद करता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में आंतरिक मूल्यांकन का कुछ इस तरह से महत्व आप समझा सकते हैं। डिटेल आंसर ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ आपको एग्जाम में एक ओवरव्यू के हिसाब से बताता चल रहा हूँ। डिटेल्ड आंसर आपको अच्छे से लिखना है, ये जस्ट आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी को मैच करने के लिए, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, किसी की पर्सनालिटी की जांच करने के लिए हर्मन रोरेच टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकप्लॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो वो उस तरह का टेस्ट है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, किताब में मैंने भी इसको करवाया भी है। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करने के लिए बोला था, वहाँ भी शेयर किया, तो प्लीज़ वहाँ पे करिएगा। डिस्क्राइब द रेटिंग स्केल इन डिटेल। देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है, जिसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल, इसको ऑर्डिनल स्केल, इस तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो सारे स्केल्स आपको पढ़ना है। रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, तो वही वाला है यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे सरल है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं आप अभी भी और तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें छोड़ना तो छोड़ भी सकते हैं, मगर मेरा सुझाव होगा आप इसको कर ही ले। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेडिंग स्केल एंड इट्स यूजेस विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण के साथ ग्रेडिंग स्केल और उसके उपयोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये भी क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों, अगर समय मिले तो आप इसको रेडी करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो दूसरे जो इतनी क्वेश्चन हमने किए आप उसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लें, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्कोर, जेड स्कोर एंड टी स्कोर। देखिए क्वेश्चन मैंने कराया, आप चैनल पे सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, सर्च भी करिए, थोड़ा मेरी भी मदद करिए, थोड़ी अपनी भी मदद करिए। तो ये क्वेश्चन आप जाइए देख भी लीजिए, विथ डेफिनेशन विथ नोट्स आपको दिए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। सेक्शन सी में चलते, देखिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन बी के लिए मेरे हिसाब से जो मेरा सुझाव है कि आप इतने क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका सेक्शन बी कुछ नहीं छूटने वाला है। और अगर इसमें से कुछ आता है इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, तो भी आप जरूर लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इतने क्वेश्चन को आप जरूर कर। अब चलते हैं सेक्शन सी में। What is evaluation? Explain the difference between norm referenced and criterion referenced। तो पहले भी मैंने इसको सारांश में डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगला है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ इट इज़ मेजर्ड, कंपेयर इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको सुझाव दूंगा इसको पढ़ के तो जरूर रखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा और आप सही से इसका उत्तर देने में 500 शब्दों से भी ज़्यादा शब्द ले लेंगे, तो
मेरा सुझाव होगा कि अगर मजबूरी ना हो तो इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें, लेकिन तैयार करके जरूर जाएं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है और आप इसको तैयार कर लें। डिस्क्राइब हाउ टू मेजर एनी वन ऑफ देम, देखिए एक अच्छे परीक्षण के क्या गुण हैं और वर्णन करें कि उसके बारे में किसी ऐप को कैसे मापा जाए। तो ठीक है, आप पहले क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, उसके अंदर आपका फिडेलिटी होना चाहिए। बहुत सारे गुण हैं, देखिए अभी यहाँ पे बताने से समय निकलेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि विथ आंसर आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके मैं चैनल पे भी अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ इनको देख लीजिए जो डिस्कस मैंने किया है इन क्वेश्चन को। और नहीं मिल पाता है अगर कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको, तो प्लीज़ आप खुद से ज़रूर तैयार करिए, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग स्केल। देखिए पहले भी देखा था, डिस्क्राइब इट्स एम्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है कि भैया अच्छे परीक्षण माफ़ करेगा उच्च शिक्षा अच्छे परीक्षण के क्या गुण हैं और वर्णन करें कि इसमें से किसी एक को कैसे। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसमैच हो गया है। रेटिंग स्केल क्या है इसके बारे में बताना है और उसके उद्देश्य के बारे में, उसके महत्व के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन को जरूर कर लें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उच्च शिक्षा के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशें बताए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल में। उच्च शिक्षा के लिए आपका जो दौलत राम कोठारी जी का था, जो D.K. कोठारी है आपका, जो कोठारी आयोग थे उसने ये कहा कि उच्च शिक्षा के लिए सरकार को, राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिसमें कि जो भी योग्य छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अब प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, उनको या तो आप स्कॉलरशिप के रूप में दे सकते हैं या फिर अच्छे अच्छे और संस्थान बनाएं जहां वो उच्च शिक्षा के जिस उद्देश्य से जाते हैं उसकी पूर्ति हो सके। उच्च शिक्षा देने के लिए आप जो है क्षेत्र में नए नए स्कूल और कॉलेजेस खोलें। उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित नए नए संस्थान खोले जाएं। उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश में अगर बच्चा जाना चाहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के जो शिक्षा विभाग है वो दूसरे देशों के शिक्षा विभाग के साथ संपर्क करें, ऐसे शैक्षणिक संबंध स्थापित करें जिससे कि भारत का छात्र दूसरे देश में और उस देश का छात्र भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करें। एक दूसरे के साथ ज्ञान साझा करें, एक दूसरे का नॉलेज की शेयरिंग करें और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग से जो बेनिफिट मिलता है वो दोनों को मिल पाए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, खासतौर पे अगर मैं लड़कियों की बात करूं या SC/ST कैंडिडेट्स की बात करूं या फिर ऐसे छात्र जो कि आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन उनके अंदर योग्यता है उच्च शिक्षा को प्राप्त करके समाज का, देश का भला करने का, तो ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हॉस्टल्स बनाए जाएं, रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए उनको फंड दिया जाए, ज़रूरत पड़ने पे सरकार के द्वारा उनकी फ़ीस माफ़ की जाए, ज़रूरत पड़ने पे उनके लिए किताबें, उनकी रिसर्च के लिए उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा के लिए सरकार को ऐसे संस्थानों का लगातार निर्माण करना चाहिए या उन पे उनका डेवलपमेंट करना चाहिए जहां बच्चे जाकर अपने कौशल को और ज़्यादा निखार सके, वहां जाकर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ले सके, ऐसे टीचर से संपर्क कर सके, ऐसे सेमिनार्स को अटेंड कर पाए जहां की उनके अंदर जो नए आइडियाज़ हैं उनको वास्तविक रूप में उनको क्रियान्वयन किया जा सके, उनको प्रैक्टिकली फॉर्म किया जाए, उनको प्रैक्टिस किया जा सके, ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। तो बहुत सारे पॉइंट से आप लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने बताया कि जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसमें आवश्यक बदलाव किए जाए। उच्च शिक्षा के लिए जो है अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम ले आए ताकि वही छात्र जो है उच्च शिक्षा के लिए आगे जा सकें जो कि वास्तविकता में उसके योग्य है। तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने सिफारिशें की हैं, आप जस्ट इसको रेडी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड, कंपेयर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। इंटेलिजेंस की अवधारणा को आपको चर्चा करना है और व्यक्तिगत इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और एक समूह या ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, इन दोनों की आपस में तुलना करनी है। तो देखिए जैसा कि नाम ही आपको समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत का मतलब किसी एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस की जांच होगी और एक जगह जैसे कि आप देखिए आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपके, और एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर कि आपके साथ सामूहिक, जैसे कि आर्मी का टेस्ट होता है या फिर आपका वाइवा स्कूल में होता है, ये तरफ क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। और लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं वहाँ पे सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जैसे ISPCS का एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम या आपके एग्ज़ाम भी, तो ये आपके इंटेलिजेंस की टेस्ट है। लेकिन जब मैं इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस
आईक्यू लेवल चेक करने की अलग प्रशिक्षण प्रणाली होती है, अलग माफ़ करिएगा उसका प्रशासन प्रणाली होता है आईक्यू टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का, तो वो एक अलग चीज़। लेकिन जब एक व्यक्ति का परीक्षण हो आईक्यू लेवल के लिए तो वो होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जब एक समूह के लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो उसे बोलते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन इतने कठिन नहीं होते, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना आप कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, डिफाइन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण के क्या गुण है? परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों को परिभाषित करें। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा आप जरूर करें। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे SEC भी बोलते हैं, 1952-53 फॉर एग्जाम। परीक्षा में आवश्यक सुधारों के लिए जो है आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने क्या सुझाव दिए थे वो आपको बताना है। सो इसके ऊपर मैंने नोट्स दिए हैं, मैंने इसको सजेस्ट भी किया, आप लोगों को बताया भी है। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन और ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और इसको चेक करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि आप इसको रेडी कर लें। आप जैसे कि ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक जिसे बोल सकते हैं ना एक मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण क्या है। यहाँ पे मानकीकृत बार बार हो गया है तो इसको अमानकीकृत करिएगा। और पूछ रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। तो बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो स्टेप 1 क्या करना है, आपको परीक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना है, इस तरह से लिखते हुए आपको चलना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, आप इसको तैयार कर लीजिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डिस्कस किया है, आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए, उनका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं मीन मीडियन मोड के, या मीन निकालने को, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, कुर्टोसिस, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको रेडी कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।